हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनके इन्वेजन के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 356 बीसी में हुआ और बाय बर्थ ये प्रिंस ऑफ मैसिडोनिया थे। आप मैप में देख सकते हैं कि मैसिडोनिया ग्रीस में है और ग्रीस के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स थे, उनमें से मैसिडोनिया भी एक स्मॉल स्टेट था। जब 336 बीसी में अलेक्जेंडर किंग ऑफ मैसिडोनिया बने तो इन्हें मात्र 2 ही साल लगे पूरे ग्रीस को यूनिफाइड करने में। इन्होंने 334 बीसी तक पूरे ग्रीस को कॉन्कर कर लिया। बट इनके सामने जो बड़ा चैलेंज था वो था पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर के रूलर थे डरायस थर्ड। अलेक्जेंडर ने डरायस द थर्ड को 330 बीसी में बैटल ऑफ अर्बेला में डिफीट किया और इस तरह पूरे पर्शियन एम्पायर को ख़त्म करते हुए अलेक्जेंडर ने मैसिडोनियन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। इस पूरे प्रोसेस में इन्हें मात्र 8 ही साल लगे। इस तरह 327 बीसी तक अलेक्जेंडर हिंदू कुश माउंटेन्स तक पहुंच चुका था और अब इसका नेक्स्ट टारगेट था इंडिया। और अलेक्जेंडर का ये हमेशा से एम्बिशन था कि वो इंडिया को कॉन्कर करे। अलेक्जेंडर ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो बचपन से इंडिया की वेल्थ के बारे में कई सारी कहानियाँ सुनते आया था। बड़े बड़े ग्रीक ऑथर्स जैसे कि हीरोडोटस ने भी इंडियन वेल्थ के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, जिसके कारण अलेक्जेंडर इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था। इसके अलावा उस समय की जो ज्योग्राफिकल नॉलेज थी उसके हिसाब से ये माना जाता था कि इंडिया का जो ईस्टर्न एंड है वो वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अलेक्जेंडर इंडिया को कॉन्कर कर लेता है तो मानो कि उसने पूरे विश्व को कॉन्कर कर लिया, और अलेक्जेंडर पूरे विश्व को कॉन्कर करना चाहता था। तो अलेक्जेंडर को अब इंडिया की इन्वेजन की शुरुआत करनी थी, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन पर अटैक करके, जो कि पहले से ही पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था। यहाँ पर 2 मेन रूलर्स थे, एक पोरस और दूसरा अम्बी। अम्बी तक्षशिला का रूलर था और तक्षशिला इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में था। इसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में जितनी भी टेरिटरीज हैं उस पर पोरस का रूल था। बट तक्षशिला पहुंचने से पहले अलेक्जेंडर को हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करना था। अलेक्जेंडर ने 327 बीसी में हिंदू कुश माउंटेन्स को खाइबर पास के थ्रू क्रॉस किया। बट हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद उसका सामना हुआ वहाँ की लोकल ट्राइब्स से। इन ट्राइब्स के साथ अलेक्जेंडर की ऑलमोस्ट 10 महीनों तक फाइट हुई और अंत में इन ट्राइब्स को डिफीट करने के बाद अलेक्जेंडर तक्षशिला पहुंचा। अलेक्जेंडर की ख्याति पहले ही पूरे विश्व में फैल चुकी थी। सबको पता था कि अलेक्जेंडर से जीतना असंभव है, इसीलिए तक्षशिला के रूलर अम्भी ने बिना लड़े ही अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। अलेक्जेंडर ने सोचा कि अगर बाकी के राजा भी बिना लड़े सरेंडर करें तो मज़ा आ जाएगा। उसने पोरस को संदेश भेजा कि भाई झेलम क्रॉस करने वाला हूँ, स्वागत के लिए खुद आना, और तुम्हारे सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग वहीं पर साइन करवा लेंगे। लेकिन पोरस ने सरेंडर करने के बजाय लड़ने का फैसला किया और इस तरह झेलम नदी को क्रॉस करने के बाद अलेक्जेंडर और पोरस के बीच एक फेमस बैटल हुई। इस बैटल को बैटल ऑफ हाइडेस्पास कहा जाता है। हाइडेस्पास इसलिए क्योंकि झेलम को ग्रीक भाषा में हाइडेस्पास कहा जाता है। ये वॉर कर्री के प्लेन्स में मई 326 बीसी में लड़ी गई और इस वॉर के अंत में पोरस की डिफीट हुई। लेकिन पोरस के करेज और हीरोइज्म से अलेक्जेंडर काफ़ी इम्प्रेस था, इसीलिए अलेक्जेंडर ने पोरस को जनरसली ट्रीट किया और उसका किंगडम भी वापस कर दिया। इस तरह पोरस अब अलेक्जेंडर के एक गवर्नर के फॉर्म में काम करता रहा। पोरस को हराने के बाद अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है। यहाँ पर चेनाब और ब्यास के बीच में जितना भी एरिया है उसमें काफ़ी सारी लोकल ट्राइब्स थी। इनफैक्ट चेनाब और ब्यास के बीच में रावी नदी भी है, लेकिन उसे हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है क्योंकि इस पूरे एरिया में लोकल ट्राइब्स ही हैं। अलेक्जेंडर का सामना इन सभी लोकल ट्राइब्स से हुआ और अल्टीमेटली इन सभी लोकल ट्राइब्स को सप्रेस करने के बाद अब अलेक्जेंडर ब्यास तक पहुँच गया था। ब्यास के आगे मगध का रूल हुआ करता था। अलेक्जेंडर ब्यास नदी को क्रॉस करके अब मगध से लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। पिछले 10 सालों से ये लगातार युद्ध कर रहे थे। इसी के साथ साथ इंडिया का हॉट वेदर भी इन्हें ज़्यादा सूट नहीं हो रहा था और ज़्यादातर सोल्जर्स बीमार पड़ गए थे। और क्योंकि 10 सालों से ये अपने घर नहीं गए थे, इसीलिए अब ये ज़्यादा लड़ने की बजाय अपने घर वापस जाना चाहते थे। और साथ ही साथ ये खबर भी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि धनानंद की फ़ौज इनकी फ़ौज से बहुत ज़्यादा बड़ी है। धनानंद की सेना में लाखों की तादाद में घुड़सवार है, हज़ारों की तादाद में हाथी हैं और ऐसी सेना जिससे ये जीत नहीं पाएंगे। तो इन सब फैक्टर्स के चलते अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसीलिए अलेक्जेंडर को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा।
और क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को कन्विंस नहीं कर पाया आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए उसके पास वापस लौट जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। बट वापस जाने से पहले उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर की थी, फॉर एग्जांपल इंदस और झेलम के बीच, उसमें अम्बी को अपना गवर्नर नियुक्त किया। झेलम और चेनाब के बीच जो टेरिटरी एक्वायर की थी उसके लिए पोरस को नियुक्त किया, और पंजाब के वेस्ट में जितनी भी टेरिटरी है उसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया और ग्रीक गवर्नर्स को नियुक्त किया। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट रीजन में अलेक्जेंडर की जो प्रोविंस है वहाँ पर उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त किया। तो हमने देखा कि अलेक्जेंडर ने 327 बीसी में खाइबर पास को क्रॉस करने के साथ इंडिया में इन्वेजन की शुरुआत की थी। उसके 1.5 साल के बाद 326 बीसी के अक्टूबर में इन्हें रिट्रीट करना पड़ा, यानी पीछे हटना पड़ा। बट इनकी वापसी का सफ़र भी आसान नहीं था। वापस जाते हुए इनकी आर्मी पर भारत की कई सारी रिपब्लिकन ट्राइब्स ने अटैक किया, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। जैसे तैसे 323 बीसी तक ये बेबीलोन पहुँचे, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते ये बहुत ही बीमार हो गए थे और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई। तो ये थी डिटेल्स अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनके इन्वेजन की। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग बुक्सतावा।